कलीमुल्लाह। आज हम बात करेंगे एशियन इस्तांबुल और यूरोपियन इस्तांबुल में क्या फ़र्क है। एशियन इस्तांबुल क्या क्या सहूलतें देता है और यूरोपियन इस्तांबुल कैसा है। इसी के साथ हम बात करेंगे कि फैमिली के साथ रहने के लिए एशियन इस्तांबुल बेहतर है या यूरोपियन इस्तांबुल बेहतर है, और बिजनेस के लिए कौन सा इस्तांबुल बेहतर है। हमारे साथ हैं अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है। वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक हूँ। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यूरोपियन इस्तांबुल बेहतर है या एशियन इस्तांबुल बेहतर है। जी कलीमुल्लाह, आज का टॉपिक बहुत अहम है। बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारे बहुत से भाइयों ने ये सवाल किया कि यूरोपियन इस्तांबुल और एशियन इस्तांबुल, इन दोनों में फ़र्क क्या है, सहूलियात के हवाले से, गवर्नमेंट की पॉलिसी के हवाले से, या अगर हम घर लेते हैं तो हमारे लिए कौन सा जो इस्तांबुल का हिस्सा है या कौन सा पार्ट है वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए हमने ये सोचा कि इसी टॉपिक पर आपको हम इंफॉर्मेशन दे दें ताकि आप लोगों के लिए डिसाइड करना और फैसला लेना ज़्यादा आसान हो जाए। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जैसे ऑल ओवर द टर्की एक ही गवर्नमेंट है, इसी तरह से इस्तांबुल में भी एक ही मेयर है जो सिटी का मेयर कहलाता है। तो इस्तांबुल के दो हिस्से हैं, जिसमें एक यूरोपियन साइड कहलाती है और दूसरी जो है वो एशियन साइड है। आपको पता है पूरी दुनिया का ये एक वाहिद शहर है जो दो कॉन्टिनेंट्स पे आ जाता है, दो बर्रे आज़मों पे आ जाता है, बर्रे आज़म यूरोप और इसी तरह से बर्रे आज़म एशिया में। आधा शहर ये एशिया में है और आधा शहर जो यूरोप के अंदर आता है। तो इसीलिए जो आधा हिस्सा यूरोप में आता है उसको यूरोपियन इस्तांबुल कहा जाता है, और जो आधा हिस्सा एशिया वाली साइड पे आता है, बीच में बॉस्फोरस जा रहा है, तो इसको कहा जाता है एशियन इस्तांबुल। अगर हम आगे जाते हैं तो एक ही मेयर है इसका, एक ही गवर्नमेंट है, एक ही पॉलिसी है, सब कुछ एक ही है। लेकिन फ़र्क कहाँ पर है? आप ये देखें, इस शहर की आबादी तकरीबन 15 मिलियन एक ही शहर की आबादी है, और दुनिया के 5 बड़े शहरों में से ये एक शहर है। और तकरीबन 700 कबल मसीह से लेकर आज तक ये टूरिज़्म का, ट्रेड का, बिजनेस का ये हब जो है, हब के तौर पे चला जा रहा है। और ये जब सल्तनत उस्मानिया के दौर में भी, आप ये जानते हैं कि इस्तांबुल या कुस्तुनतुनिया जो था, ये एक ऐसा शहर था जिसको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी फ़तह की खुशखबरी सुनाई थी कि एक वक्त आएगा कि इंशाअल्लाह ताला मुसलमान उसको फ़तह जो है वो करेंगे। और ये एक, हर मुसलमान हुक्मरान जो था वो इसको फ़तह करना चाहता था। ये एक ऐसा शहर था, ये एक ऐसा जो आप कह लें कि इलाका था उस दौर से लेकर, यानी कि 700 कबल मसीह से ऑनवर्ड जो है अब तक ये शहर टूरिज़्म का, बिज़नेस का और ट्रेड का हब चला आ रहा है, जिसको एक हिस्टोरिकल सिटी भी कहा जाता है। तो आज अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इस शहर की आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब है, यानी 1500 मिलियन जो है इस शहर की आबादी है। और ये 7 मुख्तलिफ बहुत बड़े पहाड़ों यानी 7 बिग हिल्स जो है, यानी 7 बड़े हिल्स के ऊपर, यानी 7 बड़े पहाड़ों के ऊपर ये शहर बना हुआ है। और इसमें से तकरीबन इसके 39 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी 40 के करीब इसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें से 23 यानी 23 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो यूरोपियन साइड पर हैं, और बाकी जो है तकरीबन 16 के करीब डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं एशियन साइड पर। टोटल 39 डिस्ट्रिक्ट में से 23 यूरोपियन साइड पर हैं और 16 जो है वो एशियन साइड्स पर हैं। और इन दो साइड्स को मिलाने के लिए 3 ब्रिज हैं। एक तो बॉस्फोरस ब्रिज कहलाता है, दूसरा जो है मोहम्मद फ़ातेह के नाम से, जिसने ये शहर फतह किया उसी के नाम से है मोहम्मद फ़ातेह ब्रिज, और तीसरा जो है सुल्तान यावुज़ के नाम से। ये 3 ब्रिज हैं, बॉस्फोरस, मोहम्मद फ़ातेह और इसी तरह से सुल्तान यावुज़ के नाम से 3 ब्रिज हैं जो यूरोपियन साइड को और एशियन साइड को आपस में मिलाते हैं। इसके अलावा यहाँ आप बसों के ज़रिए ट्रैवल कर सकते हैं, इसके अलावा मेट्रो के ज़रिए ट्रैवल कर सकते हैं, ट्राम भी ट्रैवल करती है, और साथ ही साथ फेरी सर्विस भी है दोनों शहरों के दरमियान। शिप और छोटे जहाज़ भी चलते हैं
जो आप यूरोपियन साइड से एशियन में आना चाहें, एशियन से यूरोपियन, तो ये 4 मुख्तलिफ तरीके हैं। यानी कि बसों की बात हुई हमारी, ट्राम की बात हुई, मेट्रो की बात हुई और फेरी सर्विस की बात हुई। तो ये हर तरह की सर्विस अवेलेबल है। अब जब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो जब एक जर्नल आप कॉन्सेप्ट लें तो आप ये कहें कि जो साइड है यूरोपियन साइड, वहाँ पर हर तरह का बिजनेस एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा है, और वहाँ पर टूरिस्टिक यानी फॉरेनर्स को जो है वो ज़्यादा, जितने भी पूरी दुनिया से फॉरेनर आते हैं ज़्यादातर वो यूरोपियन साइड पे ठहरते हैं। उसको आप कह लें कि यूरोपियन साइड जो हब है फॉरेनर्स का। और जो एशियन साइड है यहाँ पर ज़्यादातर टर्किश लोग ही ठहरे हैं फैमिलीज़ के साथ। तो आप ये कह सकते हैं कि यूरोपियन साइड में फॉरेनर ज़्यादा हैं और टूरिस्टिक प्लेसेस भी वहाँ पर ज़्यादा हैं, जबकि एशियन साइड पे ज़्यादातर लोकल लोग हैं। यहाँ पर भी हैं कुछ फॉरेनर्स हैं, लेकिन यहाँ पर फॉरेनर्स की तादाद कम है। इसके अलावा जो यूरोपियन साइड है, जितनी भी एम्बेसीज हैं जो इस्तांबुल के अंदर कौंसलेट्स हैं, या फिर अगर आप कह सकते हैं टूरिज़म एजेंसी, ट्रैवल एजेंसीज जो है 80% जो है वो ऑलमोस्ट यूरोपियन साइड्स पर हैं और एशियन साइड पे कम है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो जब फॉरेनर ज़्यादा हैं यहाँ पर, तो यूरोपियन साइड पे क्राइम रेट भी एज़ कम्पेयर टू एशियन साइड के ज़्यादा है। यानी यूरोपियन साइड पे क्राइम ज़्यादा है, एशियन साइड पे क्राइम जो है वो कम है। और एशियन साइड ज़्यादा पीसफुल और जो क्वाइटर यानी काम प्लेस है। अगर आप फैमिली के साथ रहना चाहते हैं तो आपके लिए ज़्यादा जो है वो सूटेबल, जो लोग टर्किश लोगों में मिलजुल कर रहना चाहते हो, क्वाइटर प्लेस पे रहना चाहते हो, फॉरनर्स या टूरिस्ट एरिया से हट के रहना चाहते हो, तो उनके लिए एशियन साइड ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ग्रीनरी के हिसाब से, पौधों के हिसाब से, दरख्तों के हिसाब से, जनरल ग्रीनरी, तो जो लोग ग्रीनरी और नेचर को पसंद करते हैं, एशियन साइड में ग्रीनरी और नेचर ज़्यादा है जबकि यूरोपियन साइड में कम है। फिर अगर हम बात करते हैं कि जो एशियन साइड है यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेस सेंटर्स जो हैं, जिसे हम बिजनेस मॉल्स का कहते हैं, शॉपिंग मॉल्स कहते हैं, वो यूरोपियन साइड पे ज़्यादा है। डेफिनेटली एशियन साइड पे भी हैं लेकिन वो कम है। इसी तरह से हमने देखा कि जो बीचेस हैं यूरोपियन साइड के, ये बीचेस ज़्यादा, ये नहाने के लिए जो बीचेस हैं ये ज़्यादा अच्छे हैं यूरोपियन साइड के। जबकि व्यू जब आप देखते हैं, इसी तरह से सनराइज़ का व्यू है, सनसेट का व्यू है, वो एशियन साइड से ज़्यादा अच्छा नज़र आता है और वो ज़्यादा बेटर है। इसी तरह से मारमरा जो है यूनिवर्सिटी, ये एशियन और यूरोपियन दोनों साइड पे पाई जाने वाली एक ही यूनिवर्सिटी है, मारमरा यूनिवर्सिटी। और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं मीडिया और न्यूज़ एजेंसीज़ की और बड़े बिजनेस ब्रांड्स की, तो वो ज़्यादातर यूरोपियन साइड पे पाए जाते हैं। मीडिया जो है वो यूरोपियन साइड पर है ज़्यादातर, और न्यूज़पेपर्स और इसी तरह शॉपिंग मॉल्स। तो इसी तरह से अगर हम बात करें कि जो दूसरे एशियन साइड है वहाँ पर है लेकिन कम है। कमर्शियल जो है ज़्यादातर एक्टिविटी, जो कमर्शियल डॉक्स हैं वो एशियन साइड पर हैं, और इसी तरह से जो बड़े मिलिट्री के स्कूल्स हैं वो भी एशियन साइड्स पर हैं। तो जब हम बात करें कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के हवाले से, तो अतातुर्क एयरपोर्ट जो है, जो इंटरनेशनल फ़्लाइट पूरे यूरोप में और आगे पीछे ऑपरेट करता है, वो अतातुर्क एयरपोर्ट है, वो आ जाता है यूरोपियन साइड पे। और क्योंकि यूरोपियन साइड पे होने की वजह से उसके ऊपर टैक्सेस वगैरह भी कम है इंटरनेशनल यूरोप के लिए फ़्लाइट्स के, तो वो सस्ता पड़ता है। लेकिन डोमेस्टिक फ़्लाइट जो है मोर देन 90%, सबिया खानम जो एयरपोर्ट है, सबिया एयरपोर्ट भी कहा जाता है इसको, ये एशियन साइड पर है और यहाँ से ज़्यादातर डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जो है वो ऑपरेट करती हैं। तो पिगास जो आपने देखा, ये भी जो है वो उसकी लोकल एयरलाइन है। एक तो टर्किश एयरवेज़ है, दूसरी पिगास है। तो ये पिगास जो है वो सबिया खानम एयरपोर्ट से ऑपरेट करती है, ये एशियन साइड पर है। तो दो यूरोप के इस्तांबुल के दो बड़े एयरपोर्ट हैं, एक तो सबिया एयरपोर्ट है एशियन साइड पर, और दूसरा आ जाता है अतातुर्क एयरपोर्ट जो है वो यूरोपियन साइड पर है। अब अगर हम बात करें कि ट्रेड और बिजनेस के हवाले से, तो जब हम ट्रेड और बिजनेस या इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो यूरोपियन साइड जो है वो ज़्यादा आगे है। वहाँ पर फ्री ट्रेड जोन बनाए गए हैं और वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बहुत सी यूरोपियन कंपनीज ने अपने वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए हुए हैं और वहीं से चीज़ें बनाकर वो पूरे यूरोप को आगे सप्लाई करते हैं।
तो यूरोपियन साइड जो है उसको ज़्यादा आप समझ लें कि ट्रेड फ्री के हवाले से या ट्रेड प्रेफरेंसन के हवाले से जो है उसको ज़्यादा सहूलियात हासिल हैं, और वहाँ पर जो है यूरोपियन साइड पे बिज़नेस एक्टिविटी ज़्यादा है। वो ट्रेड के हवाले से हो, टूरिज़्म के हवाले से हो, वो कमर्शियल एक्टिविटी हो, तो ये सारी जो एक्टिविटी है वो ज़्यादातर अगर आप कह लें तो वो यूरोपियन साइड पर, और नए भी जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उसमें भी 60% वो यूरोपियन साइड पर हैं, 40% वो एशियन साइड पर हैं। तो फॉरनर्स जो हैं वो ज़्यादातर सारे के सारे यूरोपियन, अगर आप डिवीजन करें तो आप कहें कि 80% फॉरनर्स जो हैं वो यूरोपियन साइड पे रहते हैं, 20% ऑलमोस्ट 20% वो एशियन साइड पे रहते हैं, और इस वक्त भी जो एक्टिविटी जा रही है वो यूरोपियन साइड पे ज़्यादा है। तो अगर तो आप बिजनेस माइंडेड हैं या आपने आगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से काम करना है, या आपकी जो एक्टिविटी वो यूरोप के साथ ज़्यादा होगी, तो वो क्योंकि फिर टूरिज़्म के हवाले से है, ट्रेड के हवाले से, तो यूरोपियन साइड आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगी। लेकिन अगर आप इस्तांबुल में रहना चाहते हैं, फैमिली के साथ सेटल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पुरसकून सी लाइफ हो, ग्रीनरी हो, नेचर हो, और जो फॉरेनर्स का इतना रश ना हो, टूरिज़्म एरिया से हटकर हो, तो फिर एशियन साइड आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो ये डिसाइड आपने करना है। गवर्नमेंट एक ही है, मेयर एक ही है, सहूलियात के हवाले से ट्रांसपोर्ट डबल जो है वो यूरोपियन साइड पर है सहूलियात, और जो है अगर आप कह लें कि 60% वहाँ पर ज़्यादा एडवांस है यूरोपियन साइड, और एशियन साइड वो थोड़ी लेस है। तो मोर डेवलप्ड एरियाज़ जो आ जाते हैं वो यूरोपियन साइड पर हैं, एशियन साइड पे थोड़े लेस हैं, लेकिन ओवरऑल इस्तांबुल सारे का सारा बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। तो ये जो कुछ कंपैरिजन हमने किया, तो जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट बनता है वो यूरोपियन साइड मोर टूरिस्टिक है, जबकि एशियन साइड वो लेस टूरिस्टिक है। और अगर आप टर्किश कल्चर में टर्किश लोगों के साथ रहना चाहते हैं तो फिर आपके लिए एशियन साइड बहुत अच्छी है। अगर आप फॉरेनर्स के साथ रहना चाहते हैं और बिजनेस एक्टिविटी और ट्रेड के हवाले से कुछ करना चाहते हैं तो फिर आपको यूरोपियन साइड वो ज़्यादा बेस्ट है। तो ये हमने कोशिश की है आपको अपनी तरफ से जो हमें पता था आपके साथ शेयर करें। फिर भी कोई बात रह गई हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, या अगर आप टर्की के हवाले से किसी और टॉपिक पे बात करना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट करें, हम इंशाल्लाह ज़रूर जवाब देंगे या उसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बड़ी तफसील से गाइड किया। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एशियन इस्तांबुल और यूरोपियन इस्तांबुल के जो अखराजात हैं इनमें भी कोई फ़र्क है कि दुकान का किराया, वर्कर्स की सैलरी और बिजनेस के हवाले से? जी कलीमुल्लाह, जब आप देखें कि जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा होगी जी सर। और टूरिस्टिक एरियाज़ जो होंगे वो ज़्यादा होंगे, बिज़नेस का जो होगा वो आप कह लें कि एक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो ऐसे एरियाज़ में जो घर का किराया है, शॉप का किराया है, वर्कर की सैलरी है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो इसको कहते हैं बिज़नेस कॉस्ट। जी सर। तो ये ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू एशियन साइड के। तो एशियन साइड में अगर आप घर लेंगे तो आपको सस्ता मिल जाएगा ख़रीदने में भी और उसके साथ साथ किराए पे भी। बिल्कुल लेकिन ठीक अगर है आप सर। यूरोपियन साइड पे लोगे तो वो थोड़ा सा यानी 15 से 20% कह लें वो महंगा मिलेगा सही किराए होगा। पर भी, और लिविंग कॉस्ट भी जो है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी एज़ कम्पेयर टू एशियन साइड के। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। यू वेलकम। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि अगर इस टॉपिक के बारे में और कोई सवाल है आपका तो आप ज़रूर कमेंट करें, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई ज़रूर करें। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से तुर्की में जो प्रॉपर्टी स्कीम है क्या वो चेंज हो रही है या नहीं हो रही, क्या गवर्नमेंट वो प्रॉपर्टी स्कीम जो है उसके ऊपर शहरियत देती है वो प्लान चेंज करेगी या नहीं। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।